नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम आपको वंदना जादौन की क्लास के हस्तलिखित नोट्स इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण साइकोलॉजी को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, आपको मैं ये जो साइकोलॉजी के नोट्स प्रदान कर रहा हूँ, आप लोग अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आपको साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट याद हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी इन्हीं नोट्सों के माध्यम से अच्छी तैयारी की और काफ़ी मददगार हैं ये साइकोलॉजी के नोट्स आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी हुए थे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इन नोट्सों को एक बार पढ़ के देखिएगा। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो नोट्स को पीडीएफ डाउनलोड करने में या फिर वीडियो के वॉइस में, अगर आपको कैसा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का मैराथन क्लास है जो रीट और सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आप लोग इनको एक बार। तो शुरू कर लेते हैं हम, और 3 पार्टों के अंतर्गत इस संपूर्ण साइकोलॉजी को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 3 वीडियो मैं आपको दूंगा और तीनों वीडियो में आपकी पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले मनोविज्ञान। तो देखिएगा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा था? हेबिंगहॉस ने कहा था। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रोडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। यह एरिस्टोटल के माध्यम से बताया जाता है। और मनोविज्ञान के जननी कौन है? दर्शन शास्त्र हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लॉगस से। और साइको का अर्थ होता है आत्मा का, और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि ने दोबारा से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ही यह परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। तब जाकर के 17वीं शताब्दी में इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे पेम्पोलोजी, और उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए और विलियम जेम्स और बाइट्स जेम्स, इन सभी ने दोबारा से मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी इनकी क्या हो गई? अमान्य हो गई। उसके बाद में विलियम वुंट ने जर्मनी के एक लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी समय 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय के वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखें, जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है उसको एट प्रेजेंट टाइम में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के प्रश्न नंबर 16 पर ये जो चेतना शब्द दिया था उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की थी। किन्होंने? विलियम मैकडूगल ने। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा और आज तक यही भाषा प्रचलित है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक आप लोग याद रखिए बार्टसन थे, तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में वो कम विश्वास रखते थे और वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे, क्योंकि बच्चा व्यवहार के माध्यम से सीखता है। ये विलियम वुंट साहब ने बताया था और बार्टसन भी इस चीज़ को मानते थे। इसलिए बार्टसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो और मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा आप उसे बनाना चाहते हो। चाहे तुम उसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मैं उसे चोर भी बना
सकता हूँ। ये कथन वाटसन साहब ने कहा था। उसके बाद वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया और फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ साहब ने परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है। ये क्रो एंड क्रो साहब ने बताई थी। नोट में वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाने लगा है। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक कहलाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहलाते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहलाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे कहलाते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल कहलाते हैं और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ऑलफोर्ट कहलाते हैं और मौलिक व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक स्किनर साहब कहलाते हैं और मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडोगल साहब कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाओं के रूप में बात करते हैं। तो मनोविज्ञान को कई ब्रांचों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया था। पहला, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन था। उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल विकास मनोविज्ञान। बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक अध्ययन किया गया था। उसके बाद किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान, और इसमें बालक के व्यवहार में शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया गया। अगला है निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, जिसे हम क्लिनिकल विधि भी कहते हैं। उसके बाद पशु विज्ञान, परा मनोविज्ञान, ये आधुनिकतम शाखा कहलाती है। ठीक है, कौन सी? परा मनोविज्ञान। उलझी हुई व गुथी हुई बातों पर चर्चा करने के लिए ध्यान देता है परा मनोविज्ञान। उसके बाद में हम बात करते हैं बाल विकास की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खास नोट्स हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया इन नोट्सों को तो याद रखिएगा, आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। सबसे शॉर्टतम भाषा के नोट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुके हैं। काफ़ी विद्यार्थियों ने इनको पढ़ा भी है, हमने भी पढ़ा है। तो ज़रा आप लोग इनको एक बार नज़र से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं। बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास का इतिहास पहले देखिएगा आप लोग कि 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। पेस्टोलॉजी ने अपनी ही 3.5 वर्ष के पुत्र के ऊपर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। यानी अपने ही पुत्र के ऊपर जो 3.5 वर्ष का था उसके ऊपर अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी साहब ने। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता स्टैनले हॉल कहलाए। स्टैनले ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 930 ईस्वी में मानी जाती है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर की। तो देखिएगा, अभिवृद्धि क्या चीज़ है और विकास क्या है। पहले अभिवृद्धि के बारे में देखिए, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, जबकि संपूर्ण परिपक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ होती है जबकि विकास एक व्यापक अर्थ देता है। बाह्य स्वरूप के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, जबकि बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूपों में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है।
कुछ समय पश्चात में अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। पांचवा है, केवल आकार बढ़ने से ही संबंधित होती है अभिवृद्धि, जबकि विकास संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित होता है। सीधे नापा तोला जा सकता है अभिवृद्धि को, लेकिन विकास को नापना संभव नहीं है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है, संख्यात्मक नहीं होता है। अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, जबकि विकास रचनात्मक व विकासात्मक दोनों में ही परिलक्षित होता है। अभिवृद्धि विवृद्धि का सूचक होती है, जबकि विकास विवृद्धि सूचक और हास्य सूचक भी होता है। नोट को देखिएगा कि रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोर अवस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विकासात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। विकास की परिभाषाएं यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी थी, उनको देखिएगा आप लोग। सबसे पहले गेंसल ने दी थी कि विकास एक तरह का परिवर्तन है, क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का विकास होता है। ब्रूनर ने बताया था कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। वर्क साहब ने बताया कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, वही बाल विकास मनोविज्ञान कहलाता है। ये वर्क साहब ने बताया था। उसके बाद श्रीमती हरलॉक ने विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 भागों में बांटा। पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने चिन्हों का परिवर्तन जैसे दूध के दांतों में परिवर्तन होना, उसके बाद नवीन विचारों का उदय होना जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। विकास के यहाँ पर हरलॉक ने कुछ नियम बताए थे। पहला समान प्रतिमान का नियम। इस नियम में विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। दूसरा नियम बताया क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम, इसमें विकास क्रम अनुसार होता है। तीसरा नियम बताया सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम, जिसमें विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम, इसमें विकास के चारों पक्ष होते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध जो होते हैं शारीरिक व मानसिक विकास में होते हैं। उसके बाद 5वां नियम बताया हरलॉक ने सामान्य से विशिष्ट नियम क्रियाओं का नियम, जिसमें शिशु पहले सामान्य क्रिया करता है उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। 6वां नियम बताया निश्चित दिशा का नियम, जिसमें 2 प्रमुख नियम बताए थे। पहला मस्तकोन्मुखी नियम, यानी कि इसमें विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। उसके बाद सेफोलोकोडल थ्योरी, जिसमें सिर, धड़, हाथ और पैर इस तरीके से क्रम के अनुसार बनते हैं। दूसरा निश्चित दिशा के नियम में बताया था निकट दूर नियम, इसमें विकास केंद्र से सिर की ओर होता है अर्थात अंदर से बाहर की ओर होता है, जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी कहते हैं। याद रखिएगा, ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF इसकी। 3 पार्ट हैं इसके और लगभग 200 पेज से अधिक प्रश्न है इस वीडियो के अंतर्गत 3 पार्टों में। और 7वां नियम बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। इस नियम में जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है तो कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। 8वें नियम में विकास की गति में भिन्नता का नियम बताया कि जिसमें प्रतिभाशाली बालक का विकास जो होता है वो एक तीव्र बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा सामान्य गति से तथा मंद बुद्धि बालक का विकास मंद गति से होता है। अंत्यक्रिया के नियम में बताया था कि देखकर सुनकर व अनुकरण से सीखना, पहले बालक दूसरों के प्रति अपेक्षा करके सीखता है, यानी कि दूसरों से देखकर सुनकर के अनुकरण से सीखना, पहले बालक की अपेक्षा दूसरा बालक तीव्र गति से सीख लेता है। ये अंत्यक्रिया का नियम बताया गया था।
10वां नियम बताया वर्तुलाकार का नियम। इसमें विकास केवल लंबाई में नहीं होकर के किस में होता है, चारों तरफ से होता है, रेखीय नहीं होकर के चारों ओर से होता है, विकास लंबाई में नहीं होता। विकास में परावर्तन का नियम 11वां है। 12वां है पूर्वानुमान या पूर्व कथन या भविष्यवाणी का नियम। 13वां नियम बताया था विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। 14वां नियम बताया था कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। 15वें नियम में बताया कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। 16वें नियम में बताया कि विकास वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम बताया कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण पर प्रतिफल होता है। जैसे उन्होंने एक सूत्र भी बताया था, ये वुडवर्थ साहब ने बताया था कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि H इंटू ई, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इजकल टू पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ये बताया था वुडवर्थ साहब ने। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत याद रखें आप लोग कि 2 कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। यहाँ पर पहले वंशानुक्रम की बात करेंगे कि यह विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती है उसे हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे, उनमें बताया था पहला सिद्धांत तो बीज में का जो जनन होता है वो बीज में का जनन और उदय की निरंतरता का सिद्धांत, पहला नियम। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य जो होगा कभी भी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण या हस्तांतरण होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचारण होता रहता है, यही वंशानुक्रम सिद्धांत कहलाता है। दूसरा नियम बताया था, दूसरा सिद्धांत उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, ये बीजमैन ने बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता, याद रखें। जैसे चूहे की पूंछ कट जाने के पश्चात में उसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है और वह पुनः दोबारा से पूंछ का आगमन हो जाता है, ये बीजमैन साहब ने बताया था। छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद भी पुनः दोबारा से उग जाती है, तो ये उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत है। तीसरा बताया था उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, ये लेमार्क साहब ने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है। जैसे जिराफ की गर्दन का प्रयोग, जिराफ की गर्दन का प्रयोग की जिराफ ने लगातार अपने भोजन की प्राप्ति करने के लिए गर्दन को ऊंचा किया, लगातार कई पीढ़ियां गुजरने के पश्चात वो उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए, तो ये हमारा उपार्जित गुणों का संचरण सिद्धांत कहलाता है, ये लेमार्क ने दिया था, याद रखें। और चौथा नियम है गॉल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के गुणों का संचरण केवल माता पिता से ही नहीं होकर के अपने पूर्वजों से भी हो जाता है, ये अपना बायोमेट्रिक सिद्धांत है। उसके बाद मेंडल का सिद्धांत, मेंडल ने मटर के दानों में काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें भी भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, उन्होंने जब मटर के पौधे पर आविष्कार किया, बोया था, तो 4 प्रकार की प्रजातियां प्राप्त हुई थी उनको, इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने माता पिता से उत्पन्न जो संतानों के गुण होते हैं वो माता पिता से भिन्न भी हो सकते हैं, ये मेंडल साहब ने बताया था। ग्रेगर जोहन मेंडल जो थे 1922 ईस्वी में उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था और वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ये आप लोग याद रख लें। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम। तो यहाँ पर वंशानुक्रम के नियमों में पहला नियम है समानता का नियम, कहता है कि जैसे माता पिता होंगे संतान वैसी ही पैदा होगी। दूसरा नियम है भिन्नता का नियम,
कि जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान पैदा नहीं होगी, कुछ भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम, कि जैसे माता पिता हैं उनके ठीक विपरीत संतान पैदा होती है, कि जैसे बुद्धिमान माता पिता के मूर्ख संतान पैदा हो सकती है, पागल संतान पैदा हो सकती है। ये प्रत्यागमन का नियम कहलाया। उसके बाद में वंशानुक्रम प्रभावित करने के पश्चात दूसरा कारक है हमारा वातावरण, और यह कैसे प्रभावित करता है देखिए। यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है, और वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण भी है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का आसपास का वातावरण, यानी कि चारों ओर से घेरा हुआ वातावरण पर्यावरण कहलाता है, जो हमको चारों ओर से घेरा हुआ है। रॉस के अनुसार वातावरण की कैसे प्रभावित करता है, तो उन्होंने बताया था कि वातावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस ने बताया था। नोट में है कि वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा को रखता है। वातावरण के अंतर्गत कुछ निम्न कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है हमारा पारिवारिक वातावरण, यानी कि पहला कारक था हमारा वंशानुक्रम, दूसरा था पर्यावरण, और इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कारक आता है हमारा जो अन्य कारक है पारिवारिक वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। तो देखिएगा, पारिवारिक वातावरण में परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है, जिसके अंतर्गत माँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ बालक की प्रमुख गुरु होती है, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। फ्रॉबेल साहब ने बताया कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। पेस्टोलॉजी ने बताया कि परिवार सीखने का एक सर्वोत्तम स्थान है, वे बालक का प्रथम विद्यालय परिवार ही कहलाती है, जिसमें प्रथम गुरु उसका माता होती है। परिवार के अंतर्गत कुछ निम्न कारक भी प्रभावित करते हैं, कि जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता का असंतोषजनक व्यावहारिक जीवन, तीसरा है पक्षतापूर्ण व्यवहार, चौथा है अत्यधिक ममता या लाड प्यार, पांचवा है कठोर नियंत्रण व अनुशासन, और छठवां है जन्मक्रम, जो परिवार के अंतर्गत बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है विद्यालयी वातावरण। तो विद्यालयी वातावरण औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय, और विद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। और फ्रॉबेल ने बताया कि शिक्षक जो होता है वो बातों का कुशल माली होता है, बातों का कुशल माली होता है, ये फ्रॉबेल साहब ने बताया था। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को बातें करना सिखाता है तो वो एक शिक्षक होता है, और शिक्षक एक माली होता है, बच्चा एक बगीचा होता है जिसमें तरह तरह की शिक्षा के वो फूल या गुणों के फूल खिला सकता है। तो ये फ्रॉबेल साहब ने बताया था। नोट में बताया है फ्रॉबेल साहब ने कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कहलाते हैं। याद रखें आप लोग, फ्रॉबेल पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक थे। उन्होंने जर्मनी के ब्लैकनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोला, जिसे किंडरगार्टन स्कूल कहते हैं, और उसकी स्थापना की और प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया। ये फ्रॉबेल साहब ने दिया था। याद रखें, किंडरगार्टन पद्धति या किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना फ्रॉबेल साहब ने 1837 ईस्वी में की थी। विद्यालय के अंतर्गत कुछ निम्न कारक आते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। विद्यालय का भौतिक वातावरण, दूसरा है अनुसूचित शिक्षण विधियाँ, तीसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, चौथा है बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, और पांचवा है शिक्षक का व्यवहार, जो विद्यालय के अंतर्गत पूरी तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं। अगला है असामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण तीसरा कारक है, जिसमें आस पड़ोस का वातावरण, मित्र व साथी, सिनेमाघर, परंपराएं व रीति रिवाज, पूर्वाग्रह, खान पान, रहन सहन और भाषा संस्कृति प्रभावित कर सकती है।
ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारक हैं, याद रख लें आप लोग। चौथा है भौगोलिक वातावरण, जिसमें जलवायु बच्चे के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक वातावरण, जिसमें अभिप्रेरणा व पुनर्बलन, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देशन व पूर्वाग्रह, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद जनसंचार के माध्यम भी प्रभावित करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं हम परिपक्वता एवं अधिगम क्या है। ठीक है, अब परिपक्वता और अधिगम के ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम परिपक्वता, सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड गैसेल के द्वारा किया गया था, याद रखें आप लोग। और परिपक्वता का संबंध एक वंशानुक्रम से होता है, जबकि अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण। इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान आता है परिपक्वता व अधिगम का। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब परिपक्वता पर अधिगम का कोई प्रभाव नहीं होता, ये चीज़ आप लोग याद रख लें। आगे बताया था कि यदि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम का प्रतिफल होता है, यानी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम, इन चारों का प्रतिफल होता है। ये चारों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हम गर्भावस्था की बात करते हैं, तो ये गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होती है। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष की होती है, और बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होती है। किशोर अवस्था 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में होती है, और ये टीनेज अवस्था इसके अंतर्गत है, जैसे 13 से लेकर के 19 वर्ष होती है, जिसे शैतान की अवस्था भी कहते हैं, ठीक, तूफान की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, ये 18 से लेकर के उसके पश्चात की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। पहले बात करते हैं हम गर्भावस्था की, जरा विस्तार से बात करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिएगा, गर्भावस्था जो होती है 280 दिनों की होती है। इसके अंतर्गत 10 चक्रमास होते हैं, और एक चक्रमास में याद रखें 28 दिन, यानी 10 महीने होते हैं। साधारणतः शब्दों में बोला जाए तो 9 महीने हम कह सकते हैं। 9 महीने के पश्चात बच्चे का कभी भी जन्म हो सकता है। गर्भावस्था की 3 अवस्था यहाँ पर बताई थी। पहली है भ्रूणिक अवस्था या बीज अवस्था या डिम्बावस्था या रोपण अवस्था, ठीक है। और यह गर्भावस्था से 2 सप्ताह के बीच में होती है। गर्भधारण जब होता है माँ के पेट से, तो उससे लेकर के बीज रोपण से लेकर के 2 सप्ताह के बीच में होती है भ्रूणिक अवस्था। इस अवस्था में शिशु अंडे की शकल का होता है, और इसका आकार एक पिन के हेड के बराबर का होता है, जिसे हम युक्ता कहते हैं, यानी युग्मनज कहते हैं। 10 दिनों तक यह अंडा गर्भावस्था में इधर उधर तैरता है, और 10 दिनों तक इसे माँ के द्वारा कोई आहार नहीं मिलता, और 10 दिनों के बाद में यह अंडा गर्भाशय में की दीवार में चिपक जाता है, तथा इसे माँ के द्वारा आहार मिलना प्रारंभ हो जाता है, और इसे रोपण क्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। कोष्ठिका विभाजन की क्रिया इस अवस्था में शुरू हो जाती है। दूसरी हमारी भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था, और ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने के बीच में होती है। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है। 2 महीने के अंत तक शिशु का भार लगभग 2 ग्राम और लंबाई 1 से 2 इंच की होती है। तीसरी अवस्था है भ्रूण या गर्भ अवस्था, शिशु की अवस्था, फेटल स्टेज,
और यह 2 महीने से जन्म तक के बीच में होती है। इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु पूर्व निर्मित अंगों का पूर्ण तरीके से विकास भी होता है। चौथे सप्ताह के अंत तक शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। चौथे महीने के अंत तक शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं और 5 महीने के अंत तक शिशु के आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे एक वयस्क के करने लगते हैं। जन्म के समय वह शिशु अपरिपक्व कहलाता है, जिसका वजन 2.5 किलोग्राम से भी कम होता है। दूसरी अवस्था है हमारी गर्भावस्था के पश्चात शेष अवस्था। ये जन्म से 6 वर्ष के बीच में होती है और श्रीमती हरलॉक ने इसे जन्म से 2 सप्ताह को शेष अवस्था कहा। हरलॉक की परिभाषा में याद रखिए, जन्म से 2 सप्ताह को शेष अवस्था कहा। इसे नवजात शिशु की संज्ञा दी गई। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जब 14 दिन का हो जाता है, 15 दिन का हो जाता है, तो वो शेष अवस्था कहलाती है, यानी नवजात शिशु कहलाता है। ये हरलॉक ने बताया था। इस अवस्था में शिशु अपने समय का 80% भाग सोने में निकाल देता है, सोता है दिन रात। श्रीमती हरलॉक ने बताया कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की बचपन अवस्था होती है, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था होती है। और रॉस ने बताया था कि भाई 2 वर्ष से जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक शेष अवस्था होती है और 3 से 6 वर्ष के बीच में पूर्व बाल्यावस्था होती है। जॉर्ज ने बताया कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक शेष अवस्था ही होती है और शेष अवस्था को हम यहाँ पर निम्न नामों से जान सकते हैं, तो जरा याद रखिएगा। ये 0 से 3 वर्ष तक की बात कर रहे हैं हम। इसे हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं, जीवन का आदर्श काल कहते हैं, संस्कारों के निर्माण की आयु कहते हैं, सीखने की आयु कहते हैं, नाजुक अवस्था कहते हैं, प्रिय लगने वाली अवस्था कहते हैं, खतरनाक अवस्था कहते हैं, यह हरलॉक ने बताया था, खिलौनों की आयु कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत, ढड़ने योग्य अवस्था कहते हैं, नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है, पूर्व विद्यालय आयु या शाला पूर्व आयु कहते हैं। ये याद रखें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की होती है। टोली पूर्व अवस्था होती है या आयु कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की बोलते हैं और अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ये शेष अवस्था के नाम है। उसके बाद शेष अवस्था के विकास कार्य और इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो नोट याद रखिए, सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्य हैविंग हर्ट्स के द्वारा दिया गया था। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य है कि बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करने से होता है, वही विकासात्मक कार्य कहलाता है। जैसे लुढ़कना, खिसकना, घसीटना, ये सब है। रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, भागना, शारीरिक व मानसिक तीव्र गति से कार्य करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत होना, सीमित मात्रा में कल्पना करना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मन की मौजों में विचरण करना, दूसरों पर निर्भर होना, इससे दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि रखना, दोहराने की प्रवृत्ति होना, अनुकरण द्वारा सीखना, संवेगों का प्रदर्शन करना, मूल प्रत्यावर्तक व्यवहार होना, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, और न उसमें सामाजिक होती है और न ही उसमें असामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद क्षणिक मित्रता होती है। मित्रों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। स्वार्थी व स्वकेहिंटक की भावना होती है। अपनी संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कहानियाँ सुनना व सुनाना पसंद करता है और 2 वर्ष की आयु तक मल मूत्र विसर्जन के संकेत देता है। 4 वर्ष की आयु तक मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख लेता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ भी बना लेता है। अब शेष अवस्था से संबंधित प्रमुख कथन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दिए थे, जरा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। वैलेंटाइन ने बताया कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल होती है।
वाटसन ने बताया कि शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। गुड एनफ ने बताया कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। जॉन लॉक ने बताया कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है जिसे तबुला रासा कहा जाता है। नोट में याद रखिए परचूनेट पीरियड क्या है, अंशकालिक अवधि क्या है, कि जन्म के पश्चात आधे घंटे तक का समय परचूनेट पीरियड कहलाता है। यानी जब गर्भनाल को काट करके शिशु को मां से अलग किया जाता है तो वही कहलाता है हमारा परचूनेट पीरियड। अब तीसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था, जिसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु होती है। बाल्यावस्था को निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न नामों से जाना जाता है। तो पहली है हमारी निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है। ये कॉल और ब्रुश के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय की आयु कही जाती है बाल्यावस्था। शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। गैंग रूप भी कहा जाता है, जैसे टोली, समूह, दल, समूह की आयु कहा जाता है। मिथ्या, छद्म और परिपक्वता का काल कहा जाता है रॉस के अनुसार। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद गेम एज या खेल की आयु कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है, ये किलपैट्रिक ने बताया था। मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद गुंदेरकी की अवस्था कहा जाता है। उत्पत्ति की अवस्था कहा जाता है। अब याद रखिएगा बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य और उसके विशेषता क्या है, तो याद रखें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास होता है, संरचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, चोरी करना और झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, भाई बहनों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, प्रशंसा पाने की भावना होती है, पक्षपात भावना का शिकार करने की प्रवृत्ति होती है, हीन भावना का शिकार करने की प्रवृत्ति होती है, संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति होती है, नैतिक व सामाजिक भावना का विकास होता है, संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास होता है, सामूहिक खेलों में रुचि रखने की प्रवृत्ति होती है, जाति भेद, अर्थभेद व लिंग भेद समझ जाता है, समलैंगिक समूह की भावना विकसित होती है, नेता बनने की इच्छा होती है, खोखली मित्रता होती है, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास होता है, खेलों में रुचि रखने की प्रवृत्ति होती है और मूर्त चिंतन की योग्यता का विकास होता है। ये बाल्यावस्था के विकास के क्रम की विशेषताएं थी। अब बात करते हैं बाल्यावस्था से संबंधित प्रमुख कथन मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या थे। सबसे पहले ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का क्या कथन है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्थाओं से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती। ये ब्लेयर जोन्स ने बताया, वह सिम्पसन ने बताया था। और अगली परिभाषा रॉस ने बताई कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था परिपक्वता सामाजिकरण का काल है। कॉल व ब्रूश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। स्टैक के अनुसार बताया कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे वो 10 वर्षों का बालक न खेलता हो। ये स्टैग ने बताया था। इसमें नोट याद रखें कि जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था शेष अवस्था को बोलते हैं और जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता बाल्यावस्था काल को कहते हैं। अगली है अपनी चौथी अवस्था किशोर अवस्था। तो याद रखें आप लोग, इसको हम बोलते हैं एडोलसेन। एडोलसीन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है एडोलसीन की, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सर्वप्रथम किशोर अवस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया था।
याद रख लें। स्टैनले हॉल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोल्फ शीन के अंतर्गत 1994 में किशोर अवस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम किशोर अवस्था के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा किशोर अवस्था के सिद्धांत क्या क्या है। तो पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, स्टैनले हॉल ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में विकास अकस्मात होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत दूसरा है, जैसे थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ के द्वारा दिया गया, और इस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में विकास धीरे धीरे अर्थात क्रम के अनुसार होता है। नोट याद रखें कि वय संधि काल किसे कहते हैं। तो 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में वय संधि काल होती है। किशोर अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। तो जीवन का सबसे कठिनतम काल किलपैट्रिक के अनुसार कहा जाता है किशोर अवस्था को। आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है, तनाव संघर्ष की अवस्था कही जाती है, उलझन की अवस्था कही जाती है, समस्याओं की आयु कहा जाती है, झंझावत की अवस्था का, ये सब नाम किशोर अवस्था के हैं। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था यानी सबसे तेज विकास किशोर अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज भी किशोर अवस्था को कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं, परिवर्तन की अवस्था कहते हैं, अवास्तविकताओं की आयु कहते हैं, संक्रमण अथवा परिवर्ती अवस्था कहते हैं, अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति की अवस्था कहते हैं, विशिष्टता की खोज का समय कहते हैं। ये सब नाम अपने किशोर अवस्था के थे। अब किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य और विशेषताएं क्या है, तो याद रखें। चंड भूपी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व संवेगात्मक विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास इसी काल में होता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था में होती है। कल्पना का बाहुल्य इसी अवस्था के अंतर्गत होता है। दुआ स्वप्न की प्रवृत्ति दोस्तों किशोर अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में होती है। आत्मसम्मान को महत्व देने की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में जागृत होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होने की प्रवृत्ति जागृत होती है। समायोजन का अभाव होता है। मानसिक स्वतंत्रता विद्रोह की स्थिति पैदा होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। स्वतंत्र सोच का विकास होता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास और अविश्वास रखने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में होती है। समाज सेवा, देशभक्ति की भावना विकसित होती है। सामाजिक स्वीकृति की भावना विकसित होती है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता होती है। अपनों से बिछड़ने का गम भी इसी अवस्था के अंतर्गत पैदा होता है। संवेगात्मक परिवर्तन की तीव्र गति से इसी अवस्था में होता है। रुचियों में परिवर्तन होता है और नेतृत्व का विकास होता है। समन्वयक समूह की भावना विकसित होती है। रूप पहचान करना सीख लेता है। आत्मचेतना का विकास होता है। आत्मसंप्रत्यय की भावना विकसित होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। व्यावसायिक चुनाव की चिंता रहती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है और काम प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है। तो काम प्रवृत्ति की भावना जब विकसित होती है तो वो 2-3 प्रकार से होती है। पहली बात अपने आप से प्रेम यानी आत्म प्रेम होता है। दूसरा समलिंगी प्रेम, जैसे लड़का है तो वो लड़के से प्रेम कर सकता है, लड़की है तो लड़की से प्रेम करेगी। तीसरी है विषम लिंगी प्रेम, लड़का लड़की से प्रेम कर सकता है, लड़की लड़के से प्रेम कर सकती है। काम प्रवृत्ति 3 प्रकार से जागृत हो सकती है किशोर अवस्था के अंतर्गत। अगली विशेषता है कि आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, ये भी भावना विकसित हो सकती है। ये एरिक्सन के अवस्था है, याद रखें आप लोग। एरिक्सन के अनुसार आदर्शवान बनाम यथार्थवाद पैदा हो सकता है। किशोरों की बाकी में तर्कशक्तता व भारीपन का विकास होता है। किशोरों की वाणी में कोमलता व मधुरता भी आ सकती है। किशोरियों की वाणी में कोमलता आती है, मधुरता आती है, जबकि किशोरों की लड़कों की अवस्था में कर्कशता व भारीपन हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, यानी गौण लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। माता पिता से ज़्यादा हमको महत्व देना सीख जाते हैं किशोर। मित्र संस्कृति अपनाना सीख लेते हैं। सौंदर्य का उपासक रखते हैं। ये भावना विकसित होती है, भैया सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होने लगते हैं। अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाते हैं। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता विकसित हो जाती है।
समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, समस्या पैदा करने लग जाते हैं एक दूसरे के सामने। जीवन साथी के चुनाव की समस्या होती है, मादक पदार्थों के सेवन की समस्या हो जाती है, ग्रस्त हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। वित्तीय समस्या होती है, धन पैसे की लालच, आत्महत्या की समस्या, एक दूसरे के मर्डर की भावना। अब किशोर अवस्था से संबंधित प्रवृत्तियां अन्य मनोवैज्ञानिकों की क्या क्या थी, देखिए स्टैनले हॉल ने बताया किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, और किशोर अवस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेष जनता प्रकट होती है। ये सब किशोर अवस्था के अंतर्गत होता है, स्टैनले हॉल ने बताया था। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है, और किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। सबसे ज्यादा अपराध की प्रवृत्ति इसी में होती है। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पीछा करते हैं या पालन करते हैं। शिशु के समान किशोरों के वातावरण के साथ साथ समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, ये रॉस ने बताया था। उसके बाद किलपैट्रिक ने बताया कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल है। जॉन्स के अनुसार किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब किशोर अवस्था में आहार संबंधी क्या क्या चीज होती है तो देखिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या चीज है जरा याद रखें। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से कम होता है। इसके डर से कहीं वजन न बढ़ जाए, भूखा रहने लगता है और अपने खाने की मात्रा में कटौती करने लगता है। यही बीमारी क्या कहलाती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। यानी बच्चे को डर होता है कहीं उसका वजन पहले से ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो भूखे रहना प्रारंभ कर देता है। दूसरा रोग है बुलिमिया नर्वोसा। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पहले तो अधिक खा लेता है, फिर उस खाने को उगल देता है। ऐसा व्यक्ति वजन पर नियंत्रण करने के लिए उल्टियां करता है और अनावश्यक व्यायाम करता है, दवाइयों का सेवन करता है। तीसरा रोग है बिंगी ईटिंग डिसऑर्डर या ओबेसिटी। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब तक खाता ही जाता है जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न न हो जाए। ऐसा व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर व वजन पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। नोट में याद रखें कि भोजन संबंधी विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले विकास के सिद्धांत कौन कौन से, जरा उनको देखिएगा, फिर विस्तार से बात करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत यूरी ब्राउन और फ्रेन ब्रेमर के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत याद रखें भाई, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, और सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि भाई संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया, और सामाजिक सांस्कृतिकवाद सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा। ये तीनों याद रख लें। उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया था, और जीन पियाजे ने भी दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया था। उसके बाद बात करते हम, पहले विस्तार से बात करेंगे अब हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने मन की यहाँ पर 3 अवस्थाएं बताई। पहला चेतन मन, जो 1/10 भाग होता है और मस्तिष्क से जागृत अवस्था होती है, चेतन मन। दूसरी है अचेतन मन, और यह 9/10 भाग होता है। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा दमित इच्छाओं का भंडार होता है अचेतन मन। तीसरा है अर्धचेतन मन, चेतन व अचेतन मन की अवस्था के बीच होता है। याद हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना, ये सब बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं।
सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से भी 3 अवधारणाएं बताई। पहली बताई थी इदम, जो, और दूसरी ईगो, और तीसरी सुपर ईगो। इदम अर्धचेतन मन, अचेतन मन के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, कुसमायोजन प्रवृत्ति का विकास होगा। दूसरी है ईगो, जो चेतन मन के कारण विकसित होती है, जिसमें व्यक्ति समायोजन करना सीख लेता है। और तीसरा है सुपर ईगो, यानी परम अहम। अब इनके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि भाई इदम क्या है, अहम क्या है और सुपर अहम क्या है। तो पहले पढ़ेंगे एड के बारे में। एड क्या है? तो एक सुखवादी सिद्धांत है। इच्छाओं का, यहाँ पर प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाले यहाँ से पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्राइड के इस सिद्धांतों से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो देखिएगा इदम के बारे में, तो ये एक सुखवादी सिद्धांत है। वैसे हमने इसका वीडियो सिगमंड फ्राइड का अलग से बनाया है, पूरी तरीके से सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत का आपको मिल जाएगा वीडियो अलग से, आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बाल विकास मनोविज्ञान में। तो इदम एक सुखवादी सिद्धांत है। इच्छाओं का भंडार गृह है, अनैतिक व अपराध कार्य करते हैं। इस अवस्था में पशु प्रवृत्ति होती है, अचेतन मन से संबंध होता है और कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है एड। याद रखें, अचेतन मन से संबंध होती है। उसके बाद में ईगो या अहम, ये एक वास्तविक सिद्धांत है। अंतर करना सीख लें आप लोग इन तीनों के अंतर्गत। भाई ईगो एक वास्तविक सिद्धांत है, यह चेतन मन से संबंधित है। एड व सुपर ईगो के बीच एक संतुलित का कार्य करता है। समायोजन की समस्या इसी में उत्पन्न होती है और व्यक्तित्व का कार्यपालक ईगो होता है। उसके बाद सुपर ईगो या परम अहम, एक आदर्शवादी सिद्धांत है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान रखता है और नैतिक और आदर्शवादी बातें इसमें होती हैं। आदर्शों की अधिकता कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। पहली बताई थी जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, और दूसरी बताई मृत्यु प्रवृत्ति, जिसे हम मुमूर्षा कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्वयं मोहन क्या है या नार्सिज्म। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पिछली रीट में, भाई स्वयं मोहन क्या है? तो अपने आप से प्रेम करने और अपने आप से मस्त रहने की क्रिया को नार्सिज्म कहते हैं, और यह प्रवृत्ति शेष अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। यही स्वयं मोहन कहलाती है, स्वयं अपने आप से प्रेम करना। उसके बाद ऑडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाए जाने के कारण अपने माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाए जाने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। तो याद आया, समझ में आ गया कि भाई ऑडिपस ग्रंथि के कारण तो जो लड़के होते हैं, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, पिता से। तो याद रख लें आप लोग। उसके बाद लिबिडो क्या है? देखिएगा, फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा। इसके अनुसार एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। उसके बाद शैशव कामुकता। शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड व उसके शिष्य जुंग के बीच में मतभेद हो जाता है, और मतभेद के उपरांत जुंग एक अलग से सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जिसका नाम विश्लेषणात्मक सिद्धांत पड़ गया। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। अब बात करते हैं हम मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में, दूसरा। तो ये भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, और इसके अनुसार, किसके? सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है, तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था मुख्य। मुख्य अवस्था कब होती है? भाई 0 से 1 वर्ष के बीच में होती है, और इस अवस्था में काम प्रवृत्ति मुख के क्षेत्र से केंद्रित होती है। दूसरी है गुदीय अवस्था। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है। इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक व धारणात्मक हो जाता है। तीसरी है लैंगिक अवस्था। ये 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है, और इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। इस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास
हो जाता है। तो याद रखें, लैंगिक अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्र ग्रंथि का विकास होता है। अदृश्यात्मक अवस्था या लेटेंसी एज, ये 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है तथा बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। उसके बाद 5वीं है जननेंद्रिय अवस्था, इनिशियल स्टेज। ये 12 वर्ष के बाद में होती है। इस अंतिम अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति केंद्रित किया जाता है। यानी कि जननेंद्रिय जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, काम शक्ति का प्रयोग केवल बच्चों की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, संतान उत्पत्ति हेतु। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है हमारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये एरिक्सन साहब ने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। तो एरिक्सन को नव्य फ्राइडवादी कहा जाता है, क्योंकि एरिक्सन सिगमंड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थे। एरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति नहीं, बल्कि उसके सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। ये एरिक्सन मानते थे। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये नाम याद रखें पुस्तक का, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत कहा कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी ही ना होकर के सामाजिक प्राणी भी है। और एरिक्सन ने मानव सामाजिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया था। तो ये 8 अवस्था मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखें। इनको अगर आपने रट लिया, मज़ा आ जाएगा। देखिएगा, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में, जिसे हम विश्वास की अवस्था कहते हैं, तो और अविश्वास की अवस्था, इसमें विश्वास और अविश्वास की अवस्था उत्पन्न होती है। दूसरी है 3 से 4 वर्ष के बीच में स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था। तीसरी है 5 से 6 वर्ष के बीच में होती है आत्मबल बनाम अपराध भाव की अवस्था। चौथी अवस्था है 7 से 12 वर्ष के बीच में परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। पांचवी अवस्था है 13 से 18 वर्ष के बीच में पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था। और छठवीं है 19 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। सातवीं अवस्था है 36 से लेकर के 55 वर्ष के बीच में उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। और 55 के बाद में जो अवस्था होती है वो ईमानदारी या निराशा की अवस्था होती है। यदि आपको ये पूरा सिद्धांत एरिक्सन का पढ़ना है तो अलग से पूरा वीडियो बनाया, पूरी वीडियो को देखिएगा आप लोग जाकर के, पूरा सिद्धांत निचोड़ के समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे सिद्धांत की, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। ये यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत भी बालकों के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करता है जिसमें बालक रहता है। जैसे वैसे बालक बड़ा होगा, व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ करता है और उसके विकास को प्रभावित करते चले जाते हैं। इस सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया था। तो याद रखें, ये 5 मंडल हैं। पहला आता है हमारा लघु मंडल, जिसे हम माइक्रो कहते हैं। दूसरा है मेसो मंडल यानी मध्य मंडल। तीसरा है एक्सो मंडल, बाह्य मंडल। चौथा है माक्रो मंडल, बृहत मंडल। और पांचवा है क्रोनोमंडल यानी कि घटना मंडल। ये 5 मंडल याद रखें। अब इनके बारे में देखिए। लघु मंडल, इसमें माता पिता, शिक्षक, संगी साथी, ये सब आते हैं लघु मंडल के अंतर्गत। दूसरे मंडल मध्य मंडल के कारकों में आपसी संबंध आते हैं। भाई लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध आते हैं। बाह्य मंडल में पड़ोसी, जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, माता पिता का कार्य स्थल आदि। बृहत मंडल में मूल्य, रीति रिवाज और परंपराएं आती हैं। घटना मंडल में जीव क्रम की घटनाएं, आर्थिक आघात, माता पिता का तलाक आदि। ये 5 मंडलों के अंतर्गत मैंने बात की। अब बात करते हैं अपन, अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का। सर्वप्रथम उन्होंने बताया,
याद रखें, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किया था उन्होंने, और वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी थे। संज्ञान प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, ये उन्होंने बताया था। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, चिंतन, कल्पना, तर्क वितर्क, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंध होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये याद रखें आप लोग, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत की उत्पत्ति की। आगे बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन उन्होंने किया था और बालक के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन भी उन्होंने किया था। भाई विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, उन्होंने बताया था। संज्ञान विकास होता है सहज अवस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत तक चलता है। जीन पियाजे ने संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा, वो देखिए आप लोग। पहला है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इसमें 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है निरंतर, और इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होने लगता है। शिशु अपनी संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, सूंघ करके, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, भाषा ज्ञान होने लगता है। शिशु पहला सार्थक शब्द लगभग 12 महीने में बोलने लग जाता है। इस अवस्था में या इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाव भी जागृत हो जाता है। यानी कि इसी अवस्था में उसे ज्ञान भी नहीं हो जाता, लेकिन जब अवस्था का अंत होता है तो वो वस्तु का स्थायित्व भाव जान लेता है, अर्थात वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है। शिशु छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है, इसलिए खोजी हुई अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी अवस्था बताई उन्होंने इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों ही अवस्था याद रखें, जीन पियाजे की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको अलग से वीडियो बताया, इसका भी मैंने आपको कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं छोड़ा जो शायद आपको नहीं पढ़ाया हो अलग से, लेकिन ये कंप्लीटली नोट आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक ही वीडियो में 3 पार्टों में मैंने इसको बांट दिया। 240 पेज है लगभग, संपूर्ण साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था को भी 2 भागों में विभक्त किया गया था। पहले है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है, जिसमें अनुकरण करता है बच्चा, खिलौनों की आयु होती है, खिलौनों से खेलता है, प्रतिमूर्ति का निर्माण करता है, जीववाद करता है, आत्म केंद्रित और स्व केंद्रित अहमवादी हो जाता है। जीववाद यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, आत्म केंद्रित होने लगता है, यानी कि इसके अंतर्गत बालक स्वयं की बातें करता है, दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपनी और दूसरों के नजरिए में अंतर करने में असमझ होती है। उसके बाद अंतर्दर्शी अवधि, अंतर्ज्ञान अवधि, ये 4 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शिशु अपने अंदर उठे हुए सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है, इसलिए उसे प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे छोटे कार्यों को मदद करना सीख लेता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक अवस्था के नाम से जाना जाता है। जोड़ भाग, गुणा भाग आदि जैसी मानसिक क्रियाओं का सहज ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह इनके पीछे छुपे हुए नियमों को नहीं समझ पाता। अनुत्क्रमणशीलता क्या होती है, इनमें पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को
अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। अब तीसरी अवस्था बताई थी उन्हें, स्थूल मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है। और इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है बालक का, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं पर ही कर पाता है। बालक अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना, तुलना करना, समानता करना, असमानता करना, सही गलत उचित अनुचित का भेद सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बोलने योग्य हो जाता है, उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था के अंत तक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से संप्रत्य विकसित होते हैं, जैसे संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद पाई गई। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मानसिक क्रियाओं का पूर्व विकास हो जाता है। किशोरों के चिंतन में तथ्यात्मकता और वस्तुनिष्ठता आ जाती है। किशोर परिकल्पनात्मकता और निगमनात्मकता चिंतन करने योग्य हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे ने संगणक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। जीन पियाजे शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालक को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतला करके बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया। जैसे स्कीमा शब्द क्या है, देखिए, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है, स्कीमा। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रति जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीयता अनुक्रिया, जो विश्वसनीय अनुक्रिया की जाती है उसे हम स्कीमा कहते हैं। समझ में आया। आगे अनुकूलन बताया उन्होंने कि इसके अंतर्गत 3 क्रिया होती है। पहली होती है आत्मीकरण या समावेशन। समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव, विचारों तथा धारणाओं को सुलझा लेता है। उसके बाद समंजन या समायोजन, अपनी पूर्व धारणाओं में परिवर्तन करके नवीन धारणा स्थापित करते हुए वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। संतुलन क्या है, पूर्व धारणा और नवीन धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण या सामंजस्य के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, संतुलन कहलाता है। संज्ञानवादी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो याद रखें किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। तो ये संज्ञानात्मक विकास नहीं है, संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, इसको याद रखें, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से ही है। तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था और इनका मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक पक्ष पर सामाजिक कारक या भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है, अर्थात कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ साथ अंतक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। इसलिए इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। बच्चे सीखते कैसे हैं, उन्होंने बताया कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखने लग जाते हैं, यही ZPD सिद्धांत है। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था और लॉरेंस का मानना था कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसे तर्क और चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ 6 विशेषताएं बताई गई थी और उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया था। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष के बीच में होती है। इस स्तर पर बालक के तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही और गलत या उचित अनुचित बताता है और इस स्तर की 2 अवस्थाएं बताई। पहली अज्ञा
एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था या अदला बदली की अवस्था, प्रतिशोध की भावना। उसके बाद परंपरागत स्तर बताया था और ये 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है। इस स्तर के बालक के तर्क चिंतन का आधार सामाजिक होता है। इस स्तर की भी दो अवस्था बताई थी। पहली थी प्रशंसा की अवस्था, जिसमें उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। दूसरी बताई सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब तीसरी स्टेज है पश्चात परंपरागत स्तर। यह 13 वर्ष के बाद में होती है। इस स्तर पर बालक के तर्क और चिंतन का आधार विवेक होता है और इस स्तर की दो अवस्थाएं भी बताई गई, सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी है विवेक की अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। स्वयं केंद्रित अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तीसरी है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है और इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास या नैतिक अथवा चरित्र विकास प्रारंभ हो जाता है। किसमें? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, जो 7 से 12 के बीच में होती है। चौथी है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो 13 से 18 वर्ष के बीच में होती है और इस अवस्था में किशोर आधारहीन खोखले आदर्शों की बातें करने लगता है, जो उसे यथार्थता को धरातल से दूर ले जाती है। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो के द्वारा संचालित होता है, इसलिए इस अवस्था के व्यक्तित्व को देवदूत माना जाता है। पांचवी है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, जो 18 वर्ष के बाद में होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधार युक्त व तर्कसंगत होती है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल भावनाओं को ही नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। उसके बाद नैतिक विकास सिद्धांत, किसका? जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को 2 अवस्थाओं के द्वारा समझाया। पहली परायत्त नैतिकता की अवस्था, जो 2 से 8 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक अपने बड़ों के साथ अंत्यक्रिया करता है, अर्थात असमान अंत्यक्रिया करने लगता है। इस अवस्था में नैतिक विकास का जो भी संप्रत्य विकसित होता है वे कठोर, निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील होते हैं तथा बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास रखता है। स्वायत्त नैतिकता की भावना, तो ये 9 से 11 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक अपने सगे साथियों के साथ अंत्यक्रिया करता है, अर्थात समान अंत्यक्रिया करने लगता है। इस अवस्था में बालक का मानना है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा उन नियमों को मानना आवश्यक नहीं है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता। अब बात करते हैं हम भाषा का विकास क्या है। भाषा के विकास की बात करते हैं। सबसे पहले पावलोव ने क्या बताया भाषा विकास के बारे में, कि बालक शब्द और अर्थ के माध्यम से स्थायित्व संबंध स्थापित करके, यानी बालक शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके भाषा सीखता है और इस संबंध को पावलोव ने अनुबंधन का नाम दिया। अतः पावलोव के अनुसार बालक अनुबंधन के द्वारा सीखता है। स्किनर ने बताया कि बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है। बंडूरा ने बताया कि बालक जो होता है भाषा अनुकरण से ही सीखता है। अब भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। तो ये नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया था और इसमें बताया कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है। बालक जिस भाषा को सुनता है उसी व्याकरण को अपने आप सीख जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। नोट में बताया है कि वार्फ के द्वारा भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय दिया गया। किसके द्वारा? वापर्थ के द्वारा। आगे बात करेंगे शारीरिक विकास क्या है।
तो विकास के सभी आयामों का आधार शारीरिक विकास होता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक अंगों और मांसपेशियों का विकास सम्मिलित है। शारीरिक विकास के चक्र, तो पहले चक्र में 0 से 3 वर्ष के बीच में विकास तीव्र गति से होता है। द्वितीय चक्र 3 से 12 वर्ष के बीच में होता है, जिसमें विकास मंद गति से होता है। तृतीय चक्र में 13 से 15 वर्ष के बीच में होता है, जो पुनः विकास तीव्र गति से होता है। और चौथे चक्र में 16 से 18 वर्ष के बीच होता है, जिसमें पुनः विकास मंद गति से होने लग जाता है। श्रीमती हरलॉक ने बताया कि विकास क्रियात्मक होता है, नियमित नहीं होता, यानी कि लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता। शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया। पहला अंगों का विकास, जिसे अंगीय विकास कहते हैं। दूसरा है मांसपेशियों का विकास, जिसे गतिक विकास या गत्यात्मक विकास या गामक विकास कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट। अंगीय विकास क्या है, तो देखिए, लंबाई, भार, दांत, हड्डियां, मस्तिष्क, धड़कन, श्वसन, पाचन प्रणाली और शारीरिक अनुपात आदि, ये सभी अंगीय विकास के अंतर्गत आते हैं। गत्यात्मक विकास या गामक विकास को फिर 2 भागों में बांटा गया था। पहला है स्थूल गत्यात्मक विकास, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत बड़ी मांसपेशियों का समीकरण होता है, जैसे हाथ, पाम, धड़, घुटने, जांघ आदि। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां होती हैं, जैसे लुढ़कना, खिसकना, चिपटना, रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, नृत्य करना, ट्राईसाइकिल चलाना या गेंद फेंकना, पकड़ना। उसके बाद सूक्ष्म गत्यात्मक विकास दूसरा है फायर मोटर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत छोटी मांसपेशियों का समीकरण होता है, जैसे आँख, हाथ, कलाई, अंगुलियां आदि। इसमें निम्न गतिविधियां होती हैं, जैसे वस्त्र पहनना, भोजन करना, लिखना, सुई से धागा पिरोना, धागे में मोती पिरोना, खिलौनों का प्रयोग करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, मंजन करना, स्नान करना, बालों में कंघी करना, जूते मोजे पहनना, कमीज के बटन लगाना, कागज फाड़ना, मरोड़ना या उनको चिपकाना, ये सभी स्थूल यानी सूक्ष्म गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद विकासात्मक विधियाँ। विकासात्मक विधियाँ कई हैं, तो देखिए, पहली है दीर्घकालिक विधि या लंबवत विधि या फिर काल अनुक्रमक विधि या अनुदैर्घ्य विधि। इस विधि के अंतर्गत एक निश्चित समूह का बार बार अध्ययन करके निदान व उपचार किया जाता है, दीर्घकालिक विधि कहलाती है। दूसरी है समकालिक विधि, जिसे प्रतिखंडात्मक विधि, क्षैतिज विधि या अनुप्रस्थ काट विधि। इस विधि के अंतर्गत निश्चित समय में विभिन्न समूहों का अध्ययन करके निदान में उपचार किया जाता है। तीसरी है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। इस विधि में उपरोक्त दोनों विधियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद में खिलौनों की आयु क्या है, तो देखिएगा, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष के बीच में होती है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष के बीच में होती है और प्रौढ़ अवस्था 18 से के बाद में होती है। और दूसरी तरह से माने कि खिलौनों की अवस्था को या आयु को, तो ये शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में मानी गई थी, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 या 7 वर्ष के बीच में मानी गई थी, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष के बीच में मानी गई थी, पूर्वकालिक अवस्था या वयःसंधि काल अवस्था 13 से 15 के बीच में मानी गई थी, और अंतिम है उत्तर अवस्था, जिसे 16 से 18 वर्ष के बीच में माना गया था, परिपक्वता की अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था को वयःसंधि अवस्था कहते हैं, जिसे 13 से 15 के बीच में माना जाता है। उत्तर किशोर अवस्था परिपक्व, जिसे 16 से 18 वर्ष के बीच में माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 के बीच में होती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला है संचय काल, जो 7 से 9 वर्ष के बीच में होती है, और दूसरी है परिपाक काल, जो 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होती है। आगे बात करते हैं हम अधिगम क्या है।
तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना। दूसरा टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम। बाल विकास के बाद में दूसरी यूनिट है हमारी अधिगम। ठीक है, तो अब दूसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं। अधिगम अभिप्रेरणा चिंतन और मानचित्र रूपण, इसके अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले अधिगम क्या है? तो अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या मार्जन करता है, अधिगम कहलाता है। और अधिगम के सोपान कई हैं, जैसे आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य या उद्देश्य, बाधाएं, तत्परता, वातावरण अथवा अधिगम स्थिति उत्पन्न करना, वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करना या विभिन्न अनुक्रिया करना, पुनर्बलन देना, अनुभवों का संगठन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। परिभाषाएं दी थी अधिगम की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, अधिगम कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। वुडवर्थ ने बताया कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम कहलाती है। क्रॉन बैंक के अनुसार अनुभवी के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम कहलाता है। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जिसके साथी थे वो, तो उन्होंने बताया कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं देखिए। अधिगम सीखना सार्वभौमिक है, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना बुद्धि में विकास करता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना एक खोज करना है। और अधिगम सक्रिय रहकर होता है, अधिगम में समय लगता है या अधिगम से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना ही, इसका पर्यायवाची है। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बालक नवीन व्यवहार को खोजता है किससे? सीख करके। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आगे बात करते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम सेकंड पार्ट के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिएगा। ये हमारा पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है वो अधिगम के सिद्धांत या अधिगम को फिर दोबारा से शुरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।